आई थिंक अब आपको क्लियर आ रही होगी वॉइस। सॉरी, सिस्टम में थोड़ा ग्लिच था, उसे रिमूव कर दिया गया है। हाँ, एक बार क्लियर कर दीजिए। राज्य, राज साक्य, राहुल गिरी, वॉइस अब आ रही है? आई थिंक सभी को आ रही होगी। ठीक है, तो दोबारा से समझ लीजिए कि जो फर्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन था वो था हमारा कि मिनी वाटर शेड का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए वाटर शेड के बारे में अभी हमने जाना कि वाटर शेड होता क्या है। अर्थात याद रखिएगा विभिन्न स्रोतों से जब कोई याद रखिएगा जल बहाव क्षेत्र होता है तो उसे हम याद रखें एक दिशा देते हैं। एक दिशा अगर देंगे तो उसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, वाटर शेड कंडीशन। लेकिन इसी के अगर हम बात करें वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, तो वाटर हार्वेस्टिंग याद रखिएगा वो प्रक्रिया होती है जिसमें हम क्या कर देते हैं कि जैसे कि मान लीजिए विभिन्न स्रोतों से जो पानी आ रहा है जो वेस्टेज जाएगा तो उसे हम क्या करेंगे एक जगह कलेक्शन कर लेंगे, कोई क्षेत्र में हम कलेक्शन कर लेंगे। और इस जो पानी को हमने कलेक्शन किया है अगर हम इसका यूज सेकंड जो क्रॉप आने वाली है उसके लिए अगर हम कर रहे हैं तो इस प्रकार का जो मेथड होता है उसे हम कहेंगे, याद रखिएगा, वाटर हार्वेस्टिंग। लेकिन वाटर शेड क्या है, एक तरीके से कलेक्शन तो हम कर रहे हैं लेकिन उसे हम रोके नहीं रखेंगे, बल्कि हम उसे याद रखिएगा किसी मुख्य धारा से हम जोड़ देंगे। मुख्य धारा अर्थात कोई नदी, नाला, तालाब, अधरत, इनमें हम छोड़ देंगे। तो ये होता है एक वाटर शेड का प्रकार। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने जाना था कि सबसे छोटा होता है वो मिनी, उसके बाद में माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो वाटर शेड के 5 प्रकार होते हैं। पांचों को आपको ध्यान रखना है और इनके क्षेत्रफल से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो मिनी वाटर शेड होता है तो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1 से 100 हेक्टेयर होता है। जो भी यहाँ पर याद रखिएगा जो क्षेत्रफल लिखा गया है ये हेक्टेयर से संबंध में पूछा गया है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा जितना बार लिखा गया है कि मिनी का 1 से 100 हेक्टेयर, 100 से 1000 हेक्टेयर में क्या होता है, माइक्रो वाटर शेड होता है। इसके बाद में मिली 1000 से 10,000, 10,000 से 50,000 का होता है सब मैक्रो। और जो सबसे बड़ा वाटर शेड होता है उसका क्षेत्रफल होता है वो 50,000 से भी ज्यादा हेक्टेयर होता है। ठीक है, आई थिंक आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि कौन सी श्रेणी यहाँ पर पहले आएगी, कौन सी श्रेणी बाद में आएगी। अर्थात मेरे साथ आप एक बार रिवीजन करेंगे कि सबसे पहले आता है, याद रखिए, मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो। एक दो बार रिपीट कीजिए कि मिनी, माइक्रो, मिली, सब मैक्रो और मैक्रो। ठीक है, नॉर्मली आपको याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो चुका होगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफी शानदार यहाँ पर क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगभग आपको ऑलरेडी कई एग्जाम में पूछा गया है कि ड्राई लैंड फार्मिंग का संबंध किस क्षेत्र से है जहां पर वार्षिक वर्षा है वो कितनी होती है। अर्थात क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहां पर वार्षिक वर्षा है वो कितनी होगी, अर्थात ड्राई लैंड जहां पर फार्मिंग की जाएगी। क्या वहां 750 मिलीमीटर से कम वर्षा होगी, 750 से 1150 मिलीमीटर के मध्य, 1150 से अधिक, या फिर 50% से भी कम। 50% का मतलब यहाँ पर है कि मान लीजिए 1000 मिलीमीटर जहां पर वर्षा हो रही है वहां पर 500 मिलीमीटर भी वर्षा नहीं हो रही है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे। चलिए, एक बार क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए कि ड्राई लैंड फार्मिंग अगर हम बात करें तो सबसे पहले होता है, याद रखिए, ड्राई फार्मिंग। ड्राई अर्थात सूखा। सूखा किसे कहेंगे, जहां पर याद रखिएगा जो वार्षिक रेनफॉल है, एनुअल जो रेनफॉल है, याद रखिएगा, अगर उसका जो क्रम है या फिर 750 mm से भी अगर कम वर्षा होती है तो ऐसे क्षेत्र अर्थात ऐसे शुष्क क्षेत्रों को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है, याद रखिएगा, ड्राई जोन। अर्थात यहाँ पर याद रखिए ये शुष्क क्षेत्रों के लिए। अगर हम बात करें कि शुष्क क्षेत्रों में कौन सी फार्मिंग यूज की जाती है, तो शुष्क क्षेत्रों में याद रखिएगा वो यूज की जाती है फर्स्ट ऑफ ऑल अर्थात ड्राई फार्मिंग। कौन सी होती है, वो होती है, याद रखिएगा, ड्राई फार्मिंग। इसके अलावा अगर हम बात करें सेकंड, तो ड्राई लैंड फार्मिंग कहां पर की जाती है, जहां पर याद रखिएगा जो एवरेज रेनफॉल है, जो एवरेज रेनफॉल है ये 750 mm से लेकर 1150 mm के मध्य अगर बरसात हो रही है तो ऐसे जो क्षेत्र है अर्थात अर्ध आर्द्र या फिर अर्ध शुष्क क्षेत्र है वहां पर याद रखिएगा हम कौन सी खेती का यूज करेंगे, वहां पर हम ड्राई लैंड फार्मिंग का यूज करेंगे। ठीक है, एक तीसरी प्रकार के एक देख लीजिए कि कुछ ऐसे भी क्षेत्र होते हैं जहां पर याद रखिए 1150 mm से भी ज्यादा वर्षित होती है, अर्थात जो वार्षिक वर्षा है वो इससे भी ज्यादा होती है। तो उन एरियाज में क्या करते हैं, हम रेनफेड फार्मिंग करते हैं। रेनफेड फार्मिंग का मतलब है अगर पूर्ण रूप से याद रखिएगा बरसात पर ये डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है रेनफेड फार्मिंग में, इससे भी क्या होती है, ज्यादा यहाँ पर बरसात होती है।
तीनों को ध्यान रखिएगा, तीनों क्रम आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले ड्राई फार्मिंग, फिर होता है ड्राईलैंड फार्मिंग और फिर होता है रेनफेड फार्मिंग। जहां पर 750 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है वहां पर ड्राई फार्मिंग की जाती है। जहां पर 750 से 1150 के मध्य अगर बरसात होती है तो वहां पर ड्राईलैंड फार्मिंग की जाती है। और जहां पर याद रखिए 1150 मिलीमीटर से ज्यादा बरसात देखने को मिलती है वहां पर आपको रेनफेड फार्मिंग देखने को मिलती है। और इन क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो आर्द्र या उपाद्र जो क्षेत्र है वहां पर याद रखिए रेनफेड फार्मिंग का यूज किया जाता है। अब चौथा ऑप्शन भी कहता है यहाँ पर कि 50% से कम वर्षा। एक आपने नाम सुना होगा सूखा, एक होता है सेवर सूखा। सेवर मतलब अत्यंत भीषणकालीन जो अवस्था होती है, जैसे कि मान लीजिए ठीक है, चलिए थोड़ा सा यहाँ पर क्लीन कर लेते हैं। ओके, तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले याद रखिएगा इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है, लेकिन एक और कंडीशन आपको बताइए कि अगर आपको केवल सूखा पूछ लिया जाए, एक होता है भयंकर सूखा या फिर इसे हम ड्रोट भी कह देते हैं, और इसे हम याद रखिए सेवर ड्रोट, भयंकर सूखा की अगर कंडीशन आ जाती है तो ये कहां पर आएगी। और यहाँ पर क्या होती है, दो कंडीशन होती है, एक होता है सूखा, एक होता है भयंकर सूखा या फिर सेवर ड्रॉट। ठीक है, लेकिन ये स्थिति कब बनती है, जब मान लीजिए आपकी जो एवरेज रेनफॉल थी 1000 है और 500 भी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में अर्थात 75% जो बरसात है अगर इससे भी कम है, मात्र मतलब 100 में से केवल आपके 25% वर्षा ही हुई है, बाकी 75% कम वर्षा एवरेज जो रेनफॉल थी उससे देखने को मिली है, तो ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे सूखा। अर्थात हमारे हर साल 1000 मिलीमीटर बरसात होती थी, लेकिन इस साल हमारे क्या हुआ है कि 250 मिलीमीटर ही बरसात हुई है। तो ऐसी जो कंडीशन पाई जाएगी जहां पर 1000 की बजाय केवल 250 हो रही है, तो उस कंडीशन को हम कहेंगे सूखा। लेकिन अगर मान लीजिए 50% से भी अगर कम हो रही है तो उसे कहेंगे हम, याद रखिए, सेवर सूखा। अर्थात याद रखिएगा भयंकर अकाल जैसी कंडीशन है, अर्थात भयंकर सूखा जिसे कहेंगे। अर्थात आपके 1000 मिलीमीटर के दौरान क्या होती है, केवल 500 मिलीमीटर अगर वर्षा देखने को मिलती है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, सेवर ड्रोट जैसी कंडीशन यहां पर पैदा हो जाती है। तो क्वेश्चन वैसे पूछ सकता है कि कहां पर होता है भयंकर सूखा, एग्जाम्पल के तौर पर आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रेडिट शब्द किस भाषा से लिया गया है। क्रेडिट मतलब साख, एक तरीके से ऋण जो दिया जाता है किसानों को, लेकिन एक्सटेंशन में आपको यूज इसका देखने को मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पर यह पहचाना है कि ये जो क्रेडिट शब्द है ये किस भाषा से लिया गया है, क्या लैटिन भाषा से, क्या ग्रीक भाषा से, क्या फ्रेंच भाषा से, या फिर संस्कृत भाषा से। तो सबसे पहले याद रखिएगा, हम बात करें क्रेडिट की या फिर हम बात करें एक्सटेंशन की, कुछ यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, उनको विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। एग्जाम में कई बार आपको पूछा गया है कि चाहे आपको पूछ ले एक्सटेंशन, चाहे आपको पूछ ले एक्सटेंशन, चाहे आपको पूछ ले, याद रखिए मार्केट, काफी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, सारे ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट है, याद रखिएगा इनको। एक आपको पूछा जा सकता है इवोल्यूशन, एक आपको पूछा जा सकता है क्रेडिट। अगर आपको इसी में कोई सा भी अगर आ रहा है तो हाँ, इसका राइट आंसर वही होने वाला है। इसके अलावा अगर हम बात करें इन विवो या फिर इन विट्रो, इन विवो या फिर इन विट्रो की अगर बात करेंगे तो ये सारे ही क्या होते हैं, याद रखिए जितने भी यहाँ पर जो वर्ड लिखे गए हैं, एक्सटेंशन, मार्केट, एवोल्यूशन, क्रेडिट, इन विवो या फिर इन विट्रो, तो ये सारे ही क्या होते हैं, याद रखिएगा ये लैटिन भाषा के वर्ड होते हैं। किस भाषा के शब्द होते हैं, याद रखिएगा ये सारे ही क्या होते हैं, याद रखिएगा लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। कौन कौन से, एक्सटेंशन, मार्केट, एवोल्यूशन, क्रेडिट या फिर इन विवो या इन विट्रो, फर्टिलाइजेशन, या फिर इसके साथ साथ एक और नोट डाउन आप कर सकते हो कि अगर मान लीजिए आपको फंजीसाइड भी पूछा जाए, जो कि काफी अच्छा है कि फंगस को मारने के लिए जिन पेस्टिसाइड का यूज किया जाता है वो फंजीसाइड है, कवकों को खत्म करने वाले जो याद रखिए दवाइयां है वो फंजीसाइड कहलाती है। और ये जो फंजीसाइड शब्द है ये भी क्या है, एक तरीके का लैटिन शब्द से ही मिलकर बना होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा क्रेडिट क्या है, लैटिन भाषा के शब्द से ये लिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। इसके अलावा ग्रीक वर्ड में आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है, आपको पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है, मानसून अरेबी शब्द है, अरेबिक शब्द होता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। एक होता है ट्रक गार्डनिंग,
ट्रकोर शब्द है ये फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, ट्रक गार्डनिंग। ठीक है, ट्रक गार्डनिंग किसका संबंध है? ट्रक गार्डनिंग का संबंध है, याद रखिएगा, ये ट्रकोर से लिया गया है। ट्रक गार्डनिंग का संबंध है, ये फ्रेंच भाषा के शब्द से लिया गया है, ट्रकोर से इसका मिलकर बना होता है। संस्कृत में आपका एक ही है, सुगर कैन। अगर आपको पूछ ले कि सुगर कैन शब्द है ये किससे मिलकर बना होता है, तो सुगर कैन जो शब्द है याद रखिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है। ग्रीक भाषा का शब्द है, याद रखिएगा, क्लाइमेट। जो क्लाइमेट शब्द है याद रखिएगा, कई बार आपको एग्जाम में पूछा गया है कि क्लाइमेट किस भाषा का शब्द है, तो क्लाइमेटोलॉजी से आप याद रखोगे ग्रीक भाषा का शब्द है। मानसून क्या है? अरेबिक भाषा का शब्द है। इसके अलावा बहुत सारे यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चंस बन जाते हैं, इन किन भाषा से याद रखिएगा इसका ओरिजिन हुआ है, इस टाइप के क्वेश्चंस आजकल आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सारे वर्ड की आप चाहो तो स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हो ताकि इन फ्यूचर आपको ये सारे ही याद रहे। ठीक है, चलिए ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं, जिसमें आपको पूछा गया है कि अनाजों के भंडारण के दौरान नमी कितनी रखते हैं। आई थिंक सही से दिखाई दे रहा होगा कि अनाजों की जो भंडारण हम करेंगे, स्टोरेज हम करेंगे, तो उसमें जो मॉइस्चर कंटेंट है ये कितना प्रतिशत होना चाहिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर याद रखिए नमी की हम बात करेंगे, तो यहाँ पर 3 पॉइंट स्पेशली तौर पर आप याद रख सकते हो कि अगर आपको पूछ लिया जाए, याद रखिएगा अनाजों के लिए, तो कितना आप रखोगे, दलहन या फिर पल्सेस क्रॉप के लिए आप कितना यूज करोगे मॉइस्चर, और एक होती है याद रखिएगा जो तिलहन फसलें हैं, ऑयल सीड जो क्रॉप्स है, इनके लिए आप कितना यूज करोगे। जब भी आप भंडारण करोगे 3 पॉइंट आपके माइंड में आ जाने चाहिए कि अगर अनाज वाली कोई सी भी फसल है, अगर उनको हम भंडारण करेंगे, उसका हम स्टोरेज अगर करेंगे, तो जो मॉइस्चर इसमें पाई जाएगी वो कितनी पाई जाएगी, तो लगभग याद रखिएगा 10 से 12% की समथिंग अगर क्या होती है इसमें मॉइस्चर कंटेंट है अगर सीरियल्स क्रॉप में, तो आप इसका स्टोरेज कर सकते हो, भंडारण कर सकते हो। हम बात करें लेगुमिनेशी की या फिर दलहनी फसलों के लिए, तो 8 से 10% यहाँ पर वर्षा है जो नमी है ये काफी सफिशिएंट है। और अगर हम बात करेंगे तिलहन फसलों के लिए, तो 6 से 8% जो मॉइस्चर है ये भी काफी अच्छी यहाँ पर मानी जाती है। तीनों को ध्यान रखिएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए अनाजों के बारे में, तो 10 से 12%, लेगुमिनेसी या फिर पल्सेस की अगर बात करेंगे, तो इनके लिए 8 से 10% और 6 से 8% है ये ऑयल सीड क्रॉप्स या फिर तिलहनी फसलों के लिए काफी अच्छी यहाँ पर मानी गई है। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अनाजों के भंडारण के लिए, तो यहाँ पर सी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा कि 10 से 12% जो वसा है ये काफी अच्छी यहाँ पर मानी गई है। किसके लिए? अनाज या फिर सीरियल्स क्रॉप के भंडारण के लिए। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात करेंगे कि श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है। याद रखिए एपीकल्चर का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन आजकल आपको पूछे जाने लगे हैं। श्रमिक मधुमक्खी की अगर बात करेंगे तो ये होती क्या है, जो वर्कर बी होती है ये होती क्या है, नर होती है, मादा होती है, नपुंसक नर होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जैसे कि मान लीजिए एक एग होता है, क्या होता है, एक एग होता है, तो इसका याद रखिएगा इसकी दो कंडीशन बनती है। एक होती है ये फर्टिलाइजेशन होगी, एक में क्या है इसका जो फर्टिलाइजेशन हो गया है, और एक ऐसी कंडीशन है कि जिसमें इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, एक इसमें फर्टिलाइजेशन है वो नहीं हुआ है, या फिर नॉन फर्टिलाइजर लेशन आप लिख सकते हो, नॉन फर्टिलाइजर लेजेशन। ठीक है, तो ऐसी जो कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन होगा, तो इससे याद रखिएगा दो यहां पर बनेंगे। एक तो यहां पर क्वीन बनेगी, एक होती है यहां पर याद रखिए वर्कर बी, वर्कर जिसे हम बोल देते हैं। तो वर्कर क्या होती है, याद रखिए एक फीमेल ही होती है। नॉन फर्टिलाइजेशन है, इनसे क्या होते हैं ड्रोन बनते हैं। ड्रोन क्या होते हैं, जो नर होते हैं मधुमक्खी के जो नर है उन्हें ड्रोन के नाम से जाना जाता है। और ये क्या होता है, नॉन फर्टिलाइजेशन होता है, अर्थात जिसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है उससे याद रखिएगा मादा बनेगी, जिसका नहीं होता है फर्टिलाइजेशन तो उससे याद रखिएगा नर बनेगा, अर्थात ड्रोन बन जाएगा। ठीक है, नर का मुख्य कार्य याद रखिएगा केवल और केवल अंडे पैदा कराने के लिए मेटिंग क्रिया होता है, बाकी इसका कोई मेन फंक्शन नहीं होता है। जो याद रखिए एपीकल्चर में जो सबसे ज्यादा रोल निभाते हैं वो एक तो क्वीन होती है, जिसका मुख्य कार्य अगर बात करें क्वीन का,
अर्थात रानी का, तो इसका मुख्य कार्य होता है केवल एग लेइंग करना, अर्थात केवल और केवल ये अंडे देने के लिए इसका काम होता है, बाकी और कोई काम नहीं होता है। जितना भी जो काम होता है वो सारा कुछ संभालती है केवल और केवल वर्कर बी। तो वर्कर बी होती तो याद रखिएगा क्या होती है, मादा होती है, लेकिन याद रखिएगा ये स्टेराइल होती है। स्टेराइल मतलब ये अंडे नहीं दे सकती। याद रखिएगा जो वर्कर होती है ये स्टेराइल फीमेल्स होती है, ये अंडे का लेग नहीं कर सकती, अर्थात ये अंडे नहीं देती है। केवल और केवल याद रखिए एपीकल्चर में अगर हम बात करेंगे कि अंडे कौन देती है, तो वो क्वीन बी देती है, अर्थात जिसको हम रॉयल जेली इसे फीड किया जाता है। ठीक है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो यहां पर पूछा गया कि श्रमिक मधुमक्खी क्या होती है, तो याद रखिए ये स्टेराइल फीमेल होती है। स्टेराइल नर नहीं बल्कि स्टेराइल फीमेल होती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा राइट आंसर जाएगा बी ऑप्शन की श्रमिक क्या होती है, याद रखिएगा वो मादा होती है। लेकिन कैसी मादा होती है, ये याद रखिए स्टेराइल फीमेल होती है, अर्थात ये अंडे नहीं देती है, स्टेराइल फीमेल यहां पर होती है। अब इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये कितने टाइप की होती है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर हम बात करें, याद रखिए ये मुख्य तौर पर 4 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे रोकबी के बारे में। तो रोकबी है सबसे बड़ी होती है, वो रोकबी होती है जिसे एपिस डोरसाटा कहते हैं। एक होती है इंडियन बी या फिर लिटिल बी। पहले लिटिल बी आप लिखोगे, लिटिल बी क्या होती है, इंडियन बी कौन सी होती है, इंडियन बी जिसे याद रखिएगा एशियन बी भी कहा जाता है, इंडिया या फिर एशिया, एशियन बी भी इसे कहा जाता है। और एक होती है याद रखिए इटालियन, इटालियन बी या फिर यूरोपियन बी, यूरोपियन बी। ठीक है, तो ये 4 होती है। इनका आपको विशेष तौर पर याद रखिए एक और 5 होती है स्टिंगलेस बी, स्टिंगलेस बी अर्थात डंक रहित मधुमक्खी। तो सबसे पहले हम बात करें तो रोक बी कौन सी होती है, एपिस डोरसाटा होती है। लिटिल बी कौन सा नाम होता है, इसका क्या होता है, एपिस फ्लोरिया इसका नाम होता है। बस नाम आपको ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा ध्यान रखना या फिर नहीं, बल्कि नाम तो पता होना चाहिए। इंडियन बी की अगर बात करेंगे या फिर एशियन बी की अगर बात करेंगे तो इसे एपिस इंडिका भी कहा जाता है, एपिस सेरेना या फिर एपिस इंडिका के नाम से इसे जाना जाता है। इटालियन बी की अगर बात करेंगे तो आप ये बताएंगे कि एपिस, और इसे याद रखिएगा मेलिपोना, मेलिपोना स्पीसीज आप ध्यान रख सकते हो स्टिंगलेस का कि मेलिपोना स्पीसीज। चलिए आप इसका बताओगे कि इटालियन या फिर यूरोपियन बी है, इसका नाम क्या होता है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ठीक है, हाँ इनका बस एक बार आप नाम ध्यान रखो, क्योंकि यहां से एक आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उनसे एक क्वेश्चन बन जाता है, तो इनसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछा आता है, तो इनका आपको एक बार नाम पता जरूर होना चाहिए। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक गेहूं अनुसंधान निदेशालय वीट रिसर्च जो डायरेक्टरेट है वो कहाँ पर है, लखनऊ, मखदूम, करनाल या फिर हैदराबाद। हैदराबाद में मुख्य तौर पर याद रखिएगा 2 इंस्टीट्यूट है जो कि लगभग आपको एग्जाम में पूछी जाती है, एक होती है नार्म, एक होती है इक्रिसेट। नार्म और इक्रिसेट की अगर बात करेंगे तो ये दोनों ही काफी इंपॉर्टेंट है कि नार्म और इक्रिसेट दोनों ही हैदराबाद में स्थित है। हम बात करें मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश, तो सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट CGRI, सेंट्रल गोट रिसर्च इंस्टीट्यूट की अगर बात की जाए तो मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है। इसके अलावा हम बात करें गेहूं अर्थात गेहूं से संबंधित, तो ये याद रखिएगा जो निदेशालय है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा गया है, तो इसका भी आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। इसके अलावा हम बात करें लखनऊ के बारे में, तो लखनऊ में तो याद रखिएगा इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, वाराणसी उत्तर प्रदेश, सॉरी सॉरी सॉरी, चलिए लखनऊ में कौन सा है आपको ये बताना है, ये कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो यहाँ पर सी ऑप्शन रहेगा। शायद ये हमारा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, आज छोटा सा सेशन यहाँ पर था,
लेकिन आई थिंक ये क्वेश्चन है, आपको कुछ यहाँ पर नया सीखने को मिला होगा। तो जो नेक्स्ट क्लास है वो थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी, धीरे धीरे हम बढ़ाते रहेंगे। बाकी आप भी यहाँ पर कोशिश करें कि अपने साथियों को क्लास जरूर शेयर करें, जितने ज़्यादा स्टूडेंट होंगे उतनी ही ज़्यादा यहाँ पर लेंथ क्लास हम कर देंगे, ठीक है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए ग्रेट गुड नाइट।